नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद इंट्रोवर्ट में आपका स्वागत है। मैं इंट्रोवर्ट आज एक बार फिर अपनी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए बायोलॉजी की सीरीज़ में एक नया टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगेगा। पहले वीडियो की सीरीज़ में आप जो है देख चुके हैं, बहुत सारा प्यार मिला है हमें। तो कैसे हैं आप लोग? हम उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया ही होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टॉपिक का नाम है टिश्यूज़ यानी ऊतक। ऊतक में क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में कौन से रिलेटेड, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उसके बारे में सब डिटेल में जानकारी देंगे आपको। और प्रीवियस ईयर में जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आए हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। बने रहें हमारे साथ और पढ़ते रहें लगातार, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको नया वीडियो जब भी हम बनाएं आपको तुरंत आपको मिले। ठीक है, तो टिश्यूज़ एक होती है जैविक संरचना, जो जैविक संरचना की एक महत्वपूर्ण इकाई है। पहले हमने कोशिका पढ़ाया था, कोशिका से मिल के बनता है, ये होता है टिश्यू। ठीक है, जैविक संरचना की एक महत्वपूर्ण इकाई है जिसमें समान संरचना और कार्य वाले कोशिकाओं का समूह शामिल होता है। ऊतक का मुख्य उद्देश्य शरीर के विभिन्न कार्यों को संगठित करके और कुशलतापूर्वक संचालित करना होता है। यह बहुकोशिकीय जीवों में पाया जाता है। देखो, जो एक के कोशिकीय होते हैं उन्हें कहते हैं, उनमें सिर्फ कोशिका होती है, और कोशिकाओं के संग्रह को कहते हैं, समूह को कहते हैं ऊतक। तो ये जाहिर सी बात है कि ये बहुकोशिकीय जीवों में पाया जाता है। ठीक है, अब ऊतक के प्रकार। ऊतक को मुख्यतः दो श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। एक होता है पादप ऊतक, एक होता है प्राणी ऊतक। पादप मीन्स प्लांट टिश्यू और दूसरा है प्राणी मतलब एनिमल टिश्यू। ठीक है, पादप के बारे में समझते हैं। पादप टिश्यू क्या होता है? प्लांट टिश्यू। पादप ऊतक उन कोशिकाओं के समूह को कहते हैं जो एक साथ मिलकर पौधों में विभिन्न कार्य जैसे वृद्धि, पोषण, परिवहन को पूरा करते हैं। ये कहलाते हैं प्लांट टिश्यू। ठीक है, पादप टिश्यू भी दो प्रकार के होते हैं। कौन से? एक होता है मेरिस्टेमेटिक और दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। एक वर्धी ऊतक मतलब मेरिस्टेमेटिक, और परमानेंट मतलब स्थायी ऊतक। सबसे पहले पढ़ते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, वर्धी ऊतक। वर्धी ऊतक क्या होता है? यह ऊतक लगातार विभाजन करने में सक्षम होता है और पौधे के वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है। इसकी विशेषताएं होती हैं, कोशिकाएं लगातार इसमें विभाजित होती हैं, और कोशिकाएं जो है छोटी, पतली भित्ति वाली और बिना रिक्तकाओं की होती हैं। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक जो मेरिस्टेमेटिक जो होता है ऊतक कहलाता है। ठीक है, ये मतलब वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है, पौधे की वृद्धि के लिए। अब दूसरा क्या है? इसके स्थान, ये मतलब कहाँ पाया जाता है और इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं। नंबर एक है इसका एपिकल वर्धी ऊतक। ठीक है, एपिकल वर्धी जो होता है वो पौधों की जड़ों और तनों के सिरों में पाया जाता है। ये लंबाई बढ़ाने में काम करता है। पौधों की जो लंबाई होती है वो एपिकल वर्धी ऊतक की वजह से होती है। ठीक है, दूसरा है इंटर कैलरी वर्धी ऊतक। इंटर कैलरी, ठीक है, इंटर कैलरी क्या होता है? ये जो है पत्तियों और डंठलों के आधार में पाया जाता है और शाखाओं और पत्तियों के विकास के लिए ये मददगार होता है। ठीक है, तीसरा है लेटरल वर्धी ऊतक। लेटरल वर्धी ऊतक क्या होता है? ये तनों और जड़ों की चौड़ाई बढ़ाता है। जो मोटाई होती है, जड़ों की जो मोटाई होती है वो लेटरल वर्धी ऊतक की वजह से उड़ती है। इसका उदाहरण है कार्क कैम्बियम और वस्कुलर कैम्बियम। ठीक है, अब दूसरा जो टिश्यू है पादप टिश्यू, स्थायी ऊतक। स्थायी ऊतक के बारे में समझते हैं। जब वर्धी ऊतक विभाजन करना बंद कर देते हैं और विशिष्ट कार्य करने लगते हैं तो उन्हें स्थायी ऊतक कहते हैं। मतलब होते ये भी वर्धी ऊतक ही हैं, लेकिन ये मतलब क्या होता है कि एक समय के बाद में जब वर्धी ऊतक अपना कार्य जो होता है, जो विभाजन करने का कार्य होते हैं, वो करना बंद कर देते हैं और ये हो जाते हैं स्थायी। ठीक है, मतलब विशिष्ट कार्य करने लगते हैं, उनको कहते हैं स्थायी ऊतक। ठीक है, स्थायी ऊतक भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सरल स्थायी ऊतक यानी सिंपल परमानेंट टिश्यू, और होता है जटिल स्थायी ऊतक यानी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब सरल स्थायी ऊतक क्या होता है?
एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है, वो कहलाता है सरल स्थायी ऊतक। और इसके तीन प्रकार हैं। कौन सा? पैरेन्काइमा नंबर एक है पैरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा के बारे में समझते हैं कि पैरेन्काइमा जो होता है वो पतली भित्ति वाली कोशिकाएं जो होती हैं वो कहलाती हैं पैरेन्काइमा। इसमें भोजन का भंडारण होता है, ठीक है। इसके प्रकार कौन से हैं? पैरेन्काइमा और एरीनकाइमा, ठीक है। क्लोरोपैरेन्काइमा में क्या होता है, ये जो होती है, ये टिश्यूज जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण में मदद करते हैं, यानी भोजन बनाने में मदद करते हैं। और एरीनकाइमा जो होते हैं वो जल में रहने वाले पौधों में गैसों के आदान प्रदान में मदद करता है, ठीक है। पैरेन्काइमा के ये एग्जाम्पल हो गए। दूसरा है कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा क्या होता है कि मोटी भित्ति वाली कोशिकाएं जो होती हैं वो कहलाती हैं कोलेनकाइमा, ठीक है। ये पौधों को लचीलापन और सहारा देने के लिए उत्तरदायी होती हैं। तीसरा है स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा क्या होता है कि ये कठोर और मोटी भित्ति वाली कोशिकाएं होती हैं। कठोर भी होती हैं, हार्ड, और मोटी भित्ति वाली होती हैं, ठीक है। जो पौधों को मजबूती और संरचना प्रदान करती हैं। जैसे पौधे क्या होते हैं, लंबी हाइट तक हो जाते हैं तो उनको जो मजबूती और आधार प्रदान करती हैं वो क्या होती हैं, स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज जो होते हैं, ठीक है। दूसरा उसमें पढ़ते हैं जो सरल और जटिल वाले में। तो सरल वाला तो हमने पढ़ लिया, उसके दो पॉइंट थे, ठीक है। अब आते हैं जटिल स्थायी ऊतक में, जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं। ये क्या होता है कि विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और पदार्थों के परिवहन में मदद करता है, ठीक है। परिवहन में मदद करता है, जैसे खनिज लवण को ये पौधों को जड़ों से उठाकर और पत्तियों तक पहुंचाते हैं, ठीक है। इसके प्रकार हैं, जैसे नंबर एक जाइलम। जाइलम क्या होता है, जल और खनिजों का परिवहन करता है। और इसमें इसकी कोशिकाएं कौन सी होती हैं, कौन सी कोशिकाएं होती हैं? नंबर एक ट्रैकिड, वाहिकाएं, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। और दूसरा प्रकार होता है इसका फ्लोएम। फ्लोएम क्या होता है, भोजन का परिवहन करता है। जब पत्तियां भोजन बना लेती हैं तो भोजन बनाने का पत्तियों से भोजन बनता है और वो जड़ों तक पहुंचता है पौधे के विकास के लिए, परमानेंट विकास के लिए। तो उसका जो मदद करते हैं वो कौन करते हैं, उसका आदान प्रदान जो करते हैं वो करते हैं फ्लोएम। तो फ्लोएम का होता है, फ्लोएम में कौन सी कोशिकाएं होती हैं, जैसे सीओ ट्यूब्स, साथी कोशिकाएं, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर, ठीक है। अब समझते हैं एनिमल टिश्यूज़ के बारे में। अभी तक हम प्लांट टिश्यूज़ के बारे में समझ रहे थे, अब हम समझेंगे एनिमल टिश्यूज़। एनिमल टिश्यूज़ जो होते हैं प्राणियों में पाए जाने वाले ऊतक जो विभिन्न कार्यों जैसे गति, संरक्षण और संवेदनशीलता को नियंत्रित करते हैं, ठीक है। ये कहलाते हैं एनिमल टिश्यूज़। एनिमल टिश्यूज़ जो होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। नंबर एक एपिथियल ऊतक, एपिथियल जो होते हैं एपिथियल टिश्यूज़, ठीक है। दूसरा है संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यूज़। तीसरा है पेशी ऊतक यानी मस्कुलर टिश्यूज़। चौथा है तंत्रिका ऊतक यानी नर्वस टिश्यूज़। नर्वस टिश्यूज़, इन सब के बारे में हम बारी बारी से पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एपिथियल टिश्यूज़ के बारे में। तो एपिथियल टिश्यूज़ जो होते हैं वो शरीर की बाहरी सतह और आंतरिक अंगों को ढकता है। बाहरी सतह यानी स्किन हो गई, ठीक है। वो क्या होती है, आंतरिक जो अंग होते हैं उनको ढकने का काम करती है, ठीक है। ये कहलाते हैं एपिथियल ऊतक। कोशिकाएं एक दूसरे से, इनमें क्या होता है, कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़ी होती हैं और इनमें खाली स्थान नहीं होता है। इसका कार्य जो होता है सुरक्षा प्रदान करना और अवशोषण, अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन जैसे किसका होता है, पानी का, हवा का, ठीक है। सिक्रेशन, सिक्रेशन यानी श्रवण, ठीक है। और संवेदनशीलता यानी सेंसिटिविटी में सहायक होते हैं, ठीक है। अब एपिथियल ऊतक जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। इनमें क्या होता है, एक सरल एपिथीलियम और दूसरा है स्तरीकृत एपिथीलियम। तो सिंपल एपिथीलियम जो होता है वो होता है एक परत वाला, और स्तरीकृत एपिथीलियम जो होता है वो होता है कई परतों वाला। स्किन जैसे मतलब हर अंग की अलग अलग स्किन होती है। तो एक स्किन रहती है वो होती है एक परत, इसको काटोगे तुरंत ब्लड आ जाएगा, आंतरिक अंग दिखने लगेंगे, ठीक है। और दूसरी स्किन जैसी रहती है जो वो दिखती है कई परतों वाली, जिसमें एक लेयर काटोगे दूसरा लेयर काटोगे तब जो है ब्लड आता है, कहीं आंतरिक अंग दिखते हैं, ठीक है।
दूसरा अब हम समझते हैं संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यूज। कनेक्टिव टिश्यूज क्या होते हैं? ये कोशिकाओं के बीच अंतर कोशिकीय पदार्थ का या पदार्थ होता है कनेक्टिव टिश्यूज। कनेक्टिव टिश्यूज में जो होता है वो दो अंगों को जोड़ने का काम करते हैं। यह शरीर के विभिन्न भागों को जोड़ने और सहारा देने का कार्य करते हैं। ठीक है, इनका कार्य होता है संरचना प्रदान करना। जैसे कोई एनिमल जो होता है उसकी एक बनावट होती है, इंसान भी एक एनिमल श्रेणी में आता है। ठीक है, उसको क्या है, जैसे संरचना बनती है कि दो पैर हो गए, ठीक है, दो सर हो गए, दो पैर हो गए, दो हाथ हो गए, सर हो गया। ठीक है, ये बनावट जो होती है वो बनावट को विभिन्न अंगों को जोड़ने का काम, उंगलियां हो गई, ठीक है, जॉइंट्स जो सारे हो गए, शोल्डर वगैरह, ठीक है, इन सबको जोड़ने का काम करते हैं कनेक्टिव टिश्यूज़। ठीक है, ये संरचना प्रदान करते हैं और पोषण और परिवहन में मदद करते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे रक्त हो गया, ब्लड हो गया, ठीक है, हड्डी यानी बोन हो गई, उपास्थि यानी कार्टिलेज हो गया, हैं, वसा ऊतक यानी एडिपोज टिश्यूज़ हो गए। ये एग्जाम्पल्स हैं इसके संयोजी टिश्यूज़ के। ठीक है, अब थर्ड है पेशी ऊतक यानी मस्कुलर टिश्यूज़। मस्कुलर टिश्यूज़ की विशेषताएं होती हैं, ये संकुचन और विश्राम के लिए सक्षम होता है। संकुचन या विश्राम, जैसे जो हम लेटते हैं या बैठते हैं, ठीक है, तो वो बॉडी को इकट्ठा करने में जो ऊतक जो इस्तेमाल होते हैं उनको कहते हैं मस्कुलर टिश्यूज़। ठीक है, ये जो होते हैं वो शरीर में गति और शक्ति प्रदान करते हैं। ठीक है, जैसे हम एकदम से बैठने के बाद जब हम रनिंग करते हैं तो पहले बैठते हैं, बैठने के बाद जंप करेंगे या आगे बढ़ेंगे रनिंग के लिए, तो ये जो है मस्कुलर टिश्यूज़ उसमें शक्ति प्रदान करेंगे। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हैं जैसे कंकालीय पेशी यानी स्केलेटल मसल्स, जो क्या होते हैं स्वैच्छिक और धारियाँ होती हैं। ठीक है, एक होता है मृदु पेशी यानी स्मूथ मसल। स्मूथ मसल क्या होती है? अनैच्छिक और बिना धारियों वाली। देखो स्मूथ मसल में क्या होता है कि ये अपनी इच्छा से कार्य नहीं करती हैं। कंकालीय जो पेशी होती है वो अपनी इच्छा से कार्य करती है। एक हृदय पेशी यानी कार्डियक मसल जो होती है वो हृदय में पाई जाती है और अनैच्छिक और धारियों वाली होती है। ठीक है, धारियों वाली होती है। इसमें क्या है कि जैसे हृदय में क्या है, हम रोक नहीं सकते अपनी इच्छा से, हम नहीं चाह सकते हैं कि ये धड़कना बंद हो जाए या कुछ कार्य करना बंद हो जाए। ठीक है, उनको कहते हैं अनैच्छिक। ठीक है, अब हमने पेशी ऊतक पढ़ लिया, अब लास्ट पढ़ते हैं तंत्रिका ऊतक यानी नर्वस टिश्यूज। नर्वस टिश्यू में क्या होता है, इसकी विशेषताएं जो होती हैं, तंत्रिकाओं कोशिकाओं को से बना होता है। ये पूरी बॉडी का जो पार्ट है वो एक जगह कनेक्ट होता है, वो तंत्रिका तंत्र कहलाता है। ठीक है, और तंत्रिका कोशिकाओं यानी न्यूरॉन से बना होता है क्या, नर्वस टिश्यूज। ठीक है, इसकी क्या है कि सूचना के संचार और शरीर की गतिविधियों के नियंत्रण में मदद करता है ये। जैसे हमारे पैर में कील चुभी तो हमारा एकदम से दिमाग में संचार होता है, सूचना पहुंचती है कि हमारे पैर में कांटा चुभ गया। ठीक है, और वहाँ पे दर्द हो रहा है, तो ये सारा काम करता है तंत्रिका ऊतक। ठीक है, इसके कार्य होते हैं तंत्रिका संकेतों यानी नर्व इम्पल्स को एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाना। ठीक है, ये कहलाते हैं तंत्रिका ऊतक। इसके एग्जाम्पल्स हैं मस्तिष्क, मेरुदंड और तंत्रिकाएं। ठीक है, इसका निष्कर्ष ये है, टिश्यूज़ के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं उससे उसका निष्कर्ष ये निकलता है कि ऊतक जीवों के शरीर के विभिन्न कार्यों को संचालित करने के लिए एक संगठित और कुशल प्रणाली प्रदान करते हैं। पादप और प्राणियों के ऊतक संरचना और कार्य में भिन्न होते हैं और उनकी आवश्यकताओं अनुसार कार्य करते हैं। देखो टिश्यूज़ दोनों पाए जाते हैं, प्लांट में भी और एनिमल्स में भी। ठीक है, ये क्या है कि ये अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे पादप में अलग प्रकार का होगा, प्लांट्स में अलग प्रकार के होते हैं और एनिमल्स में अलग प्रकार के होते हैं। इनकी संरचनाएं अलग होती हैं। ठीक है, और वो उसी अकॉर्डिंग, जैसे ही मतलब बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग जो है टिश्यूज़ बॉडी में पाए जाते हैं। ठीक है, उनके हिसाब से उनकी वो संरचना देते हैं, उनके हिसाब से वो कार्य करते हैं। प्लांट में प्लांट के हिसाब से संरचना देंगे और कार्य करेंगे, एनिमल्स में एनिमल्स के हिसाब से संरचना देंगे और कार्य करेंगे। यानी डिज़ाइन या शेप जो भी मेंटेन करते हैं वो सारे जो है टिश्यूज़ का काम है। ठीक है, अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो इससे रिलेटेड ऊतक से संबंधित अभी तक आए हुए हैं उसके बारे में समझते हैं।
और आने वाले एग्ज़ाम्स में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन सा है, मतलब फैट वाला, फैट डिजॉल्विंग जो टिश्यूज़ है वो कौन सा है। नंबर एक, ऑप्शन ए एपिथियल ऊतक, ऑप्शन बी वस्कुलर ऊतक, ऑप्शन सी एरियोलर ऊतक, ऑप्शन डी एडिपोज ऊतक। तो ये एनटीपीसी का क्वेश्चन है, 2021 में आया हुआ है, ठीक है, और आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसका राइट ऑप्शन है डी एडिपोज ऊतक। एडिपोज ऊतक क्या होता है, हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक एडिपोज ऊतक है। यह विभिन्न कोशिकाओं के मिलने से ऊतक का निर्माण होता है और वसा ऊतक दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक एरियोलर और दूसरा है एडिपोज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊतक होता क्या है। ऑप्शन ए वे कोशिकाएं जो मूल रूप से समान होती हैं परंतु दिखने और कार्य करने में भिन्न होती हैं, ऊतक कहलाती हैं। ऐसा नहीं है, वे कोशिकाएं जो मूल रूप से भिन्न होती हैं परंतु दिखने और कार्य करने में समान होती हैं। वे कोशिकाएं, ऑप्शन सी है, वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने और कार्य में करने में भिन्न होती हैं। ऑप्शन डी, वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती हैं, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ऊतक कोशिकाओं का ऐसा समूह है जिसका उद्भव और कार्य प्रायः समान होते हैं, ठीक है। इस प्रकार समान कोशिकाओं के सुसंगठित पिंडों एवं स्तरों को ऊतक कहते हैं और इसके अध्ययन को जो है ऊतक विज्ञान या औतिकी कहते हैं, ठीक है। जंतु ऊतक जो होते हैं, एनिमल टिश्यूज, कोशिका की संरचना उसके कार्य के अनुसार बदलती रहती है। इस प्रकार ऊतक भिन्न भिन्न होते हैं और उन्हें मोटे तौर पर निम्नलिखित चार भागों में वर्गीकृत किया गया है। ये अभी हम चारों भाग इसके बारे में बता चुके हैं। नंबर एक होता है उपकला ऊतक, नंबर दो संयोजी ऊतक, नंबर तीन पेशी ऊतक और नंबर चार तंत्रिका ऊतक, ठीक है। इन सब के बारे में हम अभी डिटेल में बता चुके हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाह्य परत क्या कहलाती है। नंबर ऑप्शन ए स्केलेरा, ऑप्शन बी इंडोडर्मिस, ऑप्शन सी एपिडर्मिस, ऑप्शन डी हाइपोडर्मिस। तो मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाह्य परत एपिडर्मिस कहलाती है। यह त्वचा की स्तरित उपकला यानी सेटिस्फाइड एपिथेलियम की कई परतों से मिलकर बनती है। ये शरीर के अलग अलग भागों में अलग अलग मोटाई की होती है। बाह्य त्वचा में कोशिकाओं की आकृति जो होती है वो चार प्रकार की होती है। नंबर एक होता है कौन सी, शल की परत यानी स्ट्रैटम कॉर्नम, ठीक है। नंबर दो स्वच्छ परत यानी स्ट्रैटम लूसिडम। नंबर तीन होती है कणिकामय परत यानी स्ट्रैटम ग्रॉल्सम, ठीक है। नंबर चार होती है प्राहो और अंकुरत यानी स्ट्रैटम जर्मिनेशन। तो ये चार तरीके की परतें होती हैं त्वचा में, ठीक है, और इन सब के बारे में हमने बता चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पशु ऊतक प्रकार नहीं है। ऑप्शन ए मेरिस्मेटिक ऊतक, ऑप्शन बी त्वचा ऊतक, ऑप्शन बी पेशी ऊतक, ऑप्शन डी संयोजी ऊतक। देखो, त्वचा ऊतक, पेशी ऊतक, संयोजी ऊतक, ये सारे जो है पशु ऊतक के प्रकार हैं, ठीक है। मेरिस्मेटिक ऊतक जो है वो प्लांट ऊतक का प्रकार है, ठीक है। जंतुओं के शरीर में उपकला ऊतक यानी त्वचीय, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक आदि पाए जाते हैं। मेरिस्मेटिक ऊतक जो होता है वो पौधों में पाया जाता है। यह पादप ऊतक का एक प्रकार है। पादप ऊतक जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है विभाज्य ऊतक और नंबर दो होता है स्थायी ऊतक। विभाज्य ऊतक यानी सिंपल टिश्यूज जो हम बता चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी पौधों का कौन सा भाग पौधे की जड़ों से पौधे के शेष भागों में जल का परिवहन करता है। जल का परिवहन कौन करता है, अभी हम बताया हमने, जल का परिवहन हमेशा जाइलम करता है और फ्लोएम जो होता है वो खाने का परिवहन करता है, भोजन का, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन ए स्थूल कोण ऊतक, ऑप्शन बी फ्लोएम ऊतक, ऑप्शन डी सी मृद ऊतक और ऑप्शन डी जाइलम ऊतक। तो राइट ऑप्शन इज जाइलम ऊतक। जाइलम ऊतक
ऊतक पादपों में पाया जाता है। यह एक प्रकार का जटिल स्थायी ऊतक होता है जिसका प्रमुख कार्य जड़ों द्वारा शोषित जल को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य होता है जाइलम ऊतक का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृद ऊतक और स्थूल ऊतक किस प्रकार के ऊतकों के प्रकार हैं? ऑप्शन ए संवहन, ऑप्शन बी यांत्रिक, ऑप्शन सी सरल स्थायी, ऑप्शन डी तंत्रिका। जो स्थायी ऊतक एक ही प्रकार की कोशिकाओं के समूह से मिलकर बना होता है उसे कहते हैं स्थायी सरल ऊतक। ये ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पैरेन्काइमा यानी मृद ऊतक, नंबर 2 स्क्लेरेन्काइमा यानी दृढ़ ऊतक, और नंबर 3 होता है कॉलेन्काइमा यानी स्थूल कोण ऊतक। तो मृद ऊतक और स्थूल ऊतक जो होते हैं वो सरल स्थायी ऊतक के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप ऊतकों के विभिन्न के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? गलत क्वेश्चन देखना है। ठीक है। ऑप्शन ए जाइलम जल और खनिजों का परिवहन करता है, बिल्कुल करता है। जाइलम जो होता है जल और खनिज का जड़ों से अवशोषित जो जल और खनिज होते हैं वो पादप के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं वो जटिल ऊतक हैं, बिल्कुल हैं, ये जटिल ऊतक होते हैं। फ्लोएम भोजन को पत्तियों से पौधे के अन्य भाग तक पहुंचाता है, जी बिल्कुल पहुंचाता है। फ्लोएम जो होता है वो पत्तियां जब खाना बनाती हैं और वो खाना जो है पौधे के विभिन्न भागों में ट्रांसफ़र करता है, कौन सा? फ्लोएम ऊतक। ठीक है। जाइलम में सामग्री दोनों दिशाओं में स्थानांतरित हो सकती है, मतलब जड़ से पत्ती तक और पत्ती से जड़ तक, ऐसा नहीं है। जाइलम क्या करता है, जल और खनिज लवण जो होते हैं वो जल से मतलब जड़ से लेकर पत्तियों तक, मतलब पूरी डाउन टू अपवर्ड ये जाता है और ये पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र करता है प्लांट की। ठीक है। तो राइट ऑप्शन इज डी। तो एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होने के कारण जाइलम और फ्लोएम को जटिल ऊतक कहते हैं। ठीक है। ये दोनों जो होते हैं पौधों में पाए जाने वाले संवहन ऊतक हैं। जाइलम जल व खनिजों के संवहन में, फ्लोएम भोजन के संवहन में प्रमुख भूमिका निभाता है, जो कि हम पहले भी बता चुके हैं वीडियो में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? ऑप्शन ए कॉलेन्काइमा, ऑप्शन बी स्क्लेरेन काइमा, ऑप्शन सी पैरेन्काइमा, ऑप्शन डी एरेन्काइमा। तो स्क्लेरेन्काइमा जो होता है वो उसको कहते हैं दृढ़ ऊतक। ठीक है। इसके अगर हिंदी में समझ में आता है तो जैसे दृढ़ ऊतक, दृढ़ का मतलब होता है कि कठोर और स्थायी, जो संरचना बनाते हैं दृढ़। ठीक है। तो दृढ़ ऊतक जो होते हैं एक साधारण स्थायी ऊतक है, जो यह ऊतक पौधों को कठोर एवं मजबूत बनाता है। कौन सा? स्क्लेरेन्काइमा। इसको इंग्लिश मतलब हिंदी में बोलते हैं क्या? दृढ़ ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक स्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए विभेदन, ऑप्शन बी एकीकरण, ऑप्शन सी विरचन, ऑप्शन डी खटीकरण। तो स्थायी ऊतक के निर्माण के लिए एक स्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को कहा जाता है विभेदन। ठीक है। स्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए स्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को विभेदन कहा जाता है, और लगातार विभेदन के माध्यम से जीव के शरीर में क्या होता है? वृद्धि होती है। विभेदन यानी विभाजन। ठीक है। जब हमारे शरीर में लगातार टिश्यूज़ जो है डिवाइड होते रहेंगे, विभेदित होते रहेंगे, तो क्या होगा? हमारे शरीर का आकार बढ़ता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पौधों के जल के वहन से संबंधित है? जो जल का जो वहन होता है, परिवहन होता है, वो कौन सा ऊतक संबंधित है? ऑप्शन ए वल्कल, ऑप्शन बी जाइलम, ऑप्शन सी वाह त्वचा, ऑप्शन डी कैम्बियम। तो जाइलम जो होता है वो जल और खनिज के लिए परिवहन में आवश्यक जो है टिश्यूज़ है। ठीक है। तो जाइलम ऊतक में जल के वहन से संबंधित है। जाइलम ऊतक पौधों के जड़, तना एवं पत्तियों में पाया जाता है। इसे चालन ऊतक भी कहते हैं। यह 4 प्रकार के घटकों में बना होता है। जाइलम जो होता है 4 प्रकार से बना होता है। कौन सा? वाहिनिकाएं, वाहिकाएं, जाइलम तथा जाइलम मृदु ऊतक। तो वाहिनिकाएं जो होती हैं वो ये जल को तने द्वारा जड़ से पत्ती तक पहुंचाती हैं। ठीक है। जल का ट्रांसफ़र करती हैं कहाँ से? जो तने के माध्यम से जड़ से पत्ती तक पहुंचाती हैं जल को।
ठीक है। वाहिकाएं, वाहिकाएं जो होती हैं वो पौधों की जड़ से जल एवं खनिज लवण को पत्ती तक पहुंचाती हैं। ठीक है, पौधों की जड़ से जल एवं खनिज लवण को पत्तों तक पहुंचाती हैं। जाइलम क्या होता है, ये मुख्यतः पौधों को यांत्रिक सहारा प्रदान करते हैं। और जाइलम जो मृद ऊतक होते हैं ये किनारे की ओर पानी के पार्श्वीय परिवहन संवहन में मदद करता है। ठीक है, ये किनारे की ओर पानी के पार्श्वीय जो परिवहन में उसमें मदद करता है जाइलम मृद ऊतक। ठीक है, हम आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में प्राथमिक वृद्धि किससे होती है? ऑप्शन ए, मतलब सीरीज बनानी है इसकी कि कौन कौन से जो पार्ट्स हैं जिससे प्राथमिक वृद्धि इससे होती है। तो ऑप्शन ए है लंबवत और विभाज्योतक। ऑप्शन बी पार्श्व नहीं, ए है लंबवत विभाज्योतक, बी है पार्श्व विभाज्योतक, सी है अंतर्वेशी विभाज्योतक और डी है शीर्ष विभाज्योतक। तो इसका जो है वो निकालना है कि कैसे प्राथमिक वृद्धि होती है। तो पौधों में वृद्धि मुख्यतः जो होता है सक्रिय कोशिका विभाजन वाले विशिष्ट क्षेत्रों तक ही सम्मिलित होती है, सीमित होती है। ये क्षेत्रों को मेरिस्टेम कहते हैं। पौधों में विभिन्न प्रकार की मेरिस्टेम मूल तथा तने के शीर्ष पर होते हैं। ये प्राथमिक ऊतक बनाते हैं। इन्हें शीर्षस्थ मेरिस्टोम कहते हैं। जब मेरिस्टोम अस्थाई मतलब स्थायी ऊतकों के बीच होता है उसे अंतर्वेशी मेरिस्टोम कहते हैं। अंतर्वेशी मेरिस्टोम जो होते हैं वो शीर्षस्थ विभाज्योतक और दोनों ही जो होते हैं वो प्राथमिक वृद्धि के लिए जिम्मेदार होते हैं। कौन कौन से होते हैं कि अंतर्वेशी विभाज्योतक और शीर्ष विभाज्योतक, यही जो है पौधों की प्राथमिक वृद्धि के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, अंतर्वेशी विभाज्योतक और शीर्ष विभाज्योतक। अंतर्वेशी का मतलब है कि इंटरकैलरी मेरिस्टेम और शीर्ष जो विभाज्योतक होते हैं वो कहलाते हैं एपिकल मेरिटिज्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से पौधे के ऊतक जो होते हैं वो कोशिका विभाजन में सक्षम है? तो कोशिका विभाजन के लिए सक्षम कौन से ऊतक हैं? ऑप्शन ए है पैरेन्काइमा, ऑप्शन बी जाइलम, ऑप्शन सी विभाज्योतक, ऑप्शन डी स्क्लेरेन्काइमा। देखो पैरेन्काइमा क्या होता है, वो होता है कि सबसे पहले ये पौधों में पाया जाता है। ठीक है, और ये क्या करता है कि ये उसकी मतलब प्लांट की वृद्धि में आवश्यक होता है पैरेन्काइमा। ठीक है, जाइलम क्या होता है, खनिज लवण का जल और खनिज लवण का परिवहन करता है। स्क्लेरन क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर बनाता है मतलब ढांचा तैयार करता है और उसको मजबूती प्रदान करता है। विभाज्योतक जो होता है वो ऊतक कोशिका के विभाजन के लिए उपयोगी होता है। ठीक है, विभाज्योतक ऊतकों में कोशिका विभाजन की क्षमता होती है। ये मुख्यतः पौधों के वर्धी भागों में पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत कोशिकाओं के वे समूह आते हैं जिनमें कोशिकाएं या तो विभाजित होने वाली हों या विभाजित हो रही हों, उनमें विभाजन की क्षमता होती है। इनमें निरंतर विभाजन से पौधों में वृद्धि होती है। ठीक है, विभाज्योतक जो होती हैं वो टिश्यूज़ को ऊतक जो होता है वो कोशिका को विभाजित करता रहता है और इनके लगातार विभाजन से क्या होता है कि पौधे में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन स्थायी ऊतकों में कोशिकाएं मृत होती हैं? ऑप्शन ए पैरेन्काइमा, ऑप्शन बी कोलेनकाइमा, ऑप्शन सी स्क्लेरेन्काइमा, ऑप्शन डी एरेन्काइमा। तो स्क्लेरेन्काइमा यानी दृढ़ ऊतक जो होता है एक सरल स्थायी ऊतक होता है। इसकी कोशिका भित्ति जो होती है वो कठोर, मोटी और लिग्निन युक्त होती है। इस ऊतक की जो कोशिकाएं होती हैं वो मृत होती हैं, यानी स्क्लेरेन्काइमा की जो ऊतक की जो कोशिकाएं होती हैं वो मृत होती हैं। क्यों मृत होती हैं? क्योंकि इनके किनारे पर सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और लिग्निन का जमाव होता है। ठीक है, मृत क्यों होती हैं इसके बारे में समझने हैं कि कोशिकाएं जो मृत होती हैं उसकी कारण होता है कि इनके किनारे पर जो होता है वो सेलुलोज और हेमीसेलुलोज तथा लिग्निन का जमाव होता है। ये ऊतक तने में संवहन बंडल के समीप पत्तों की सिराओं में तथा बीजों और फलों के कठोर छिलकों में उपस्थित होता है। इसका एग्जाम्पल है नारियल के छिलके। समझ गए, नारियल के छिलके जो होते हैं वो स्क्लेरेन्काइमा जो होता है, स्क्लेरेन्काइमा
उसी के बने होते हैं, वो एक टिश्यू होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वृक्ष की बाहरी संरक्षी परत क्या कहलाती है? ऑप्शन ए एधा परत, ऑप्शन बी मज्जा, ऑप्शन सी वल्कल, ऑप्शन डी रस। ठीक है, तो एक ये जैसे गन्ने का वो लिया गया है, वो गन्ना बता रहे हैं, गन्ना समझ लीजिए, या फिर केले का जैसा वो देखिए, तो उसकी एक संरचना दिखा रहे हैं, बता रहे हैं आपको इस तरीके से कि क्या होता है कि वृक्ष की बाहरी छाल या वल्कल ही वृक्ष की संरक्षी परत होती है। ये क्या होती है? ये सुरक्षा प्रदान करती है, ठीक है। सैप या रस कैम्बियन परत तथा अन्न अंतः काष्ठ के बीच में होता है। पित्त वृक्ष का केंद्र होता है, और जिस पर वृक्ष का भोजन संग्रहित होता है उसको कहते हैं पित्त। ठीक है, इसके बारे में हम जैसे ये बता रहे हैं आपको, इसके बारे में समझते हैं। इसके बारे में ये समझते हैं कि ये जो है पौधे का एक भाग दिया गया है, ठीक है, ये तना का लिया गया है, जिसमें ये भीतरी छाल है अंदर की, सबसे ऊपर वाली जो छाल होती है वो कहलाती है बाहरी छाल। इसके बाद में वलय, वलय जो होते हैं वार्षिक वलय, एक छल्ला जो होता है, इसमें रिंग जैसी दिख रही होंगी आपको, इसमें जो रिंग दिख रही हैं वो रिंग जो होती हैं वो, जैसे ये रिंग दिख रही हैं ये वाली, तो ये रिंग जो होती हैं उनको वलय कहते हैं। वलय क्या होते हैं? ये अगर आप गिन सकते हैं, जितने ज़्यादा रिंग्स होंगे उतनी ही साल का वो पौधा हो चुका होता है। वार्षिक वलय, एक साल में एक छल्ला बढ़ता है, मतलब उसकी मोटाई बढ़ती है, ठीक है। इसी से हमें पौधे की उम्र का पता लगता है कि ये पौधा, ये वृक्ष इतने साल का हो चुका है, ठीक है। जो अंतः काष्ठ है वो दिखा चुके, आंतरिक जो लकड़ी होती है उसको दिखाया। पित्त क्या होता है? पित्त में जो होता है भोजन संरक्षित होता है वृक्ष का, ठीक है। इससे हम वृक्ष की अभी हमने संरचना आपको बता दी, ठीक है। आगे हम बताएंगे, अगले जब इससे रिलेटेड कुछ भी आएगा तो आपको इसके बारे में बताएंगे, ठीक है। वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ठीक है। और मिलते हैं आपको जल्दी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सपोर्ट करें प्लीज़। थैंक यू।